शिवकांत, राम राम भाई, कैसे हैं? अमरजीत यादव, कैसे हो भाई? आज बड़ा ज़रूरी हो गया था वापस लाइव आना। सुबह एक पोस्ट डाली थी तो उस पर बड़े अजीब अजीब से कुतर्क आए और उनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो गया। पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो दुश्मन सीमा के बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, कहाँ है, कैसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे अंदर चूल्हा बदले हुए लोग बैठे हैं, तो बड़ा ज़रूरी हो गया। मतलब अपनी जड़ों को काटने वाले लोग भीतर बैठे हुए हैं। कमाल की बात ये थी, तो उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया था। आज एक सुबह पोस्ट डाली थी, करीब 4,61,000 हेक्टेयर यानी 4,61,000 एकड़ ज़मीन वो चाइना को दी जा रही है। आप सोचना भाई एक बार, 4,61,000 का मतलब अगर एक एक किसान के पल्ले एक एक एकड़ ज़मीन हो तो 4,61,000 परिवारों का रोजगार किसी और को दिया जा रहा है। सीधी सीधी भाषा में, 1 एकड़ की फसल से अगर मिश्रित खेती करे तो एक आम किसान जीवन यापन कर सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि वह बहुत लग्जीरियस लाइफ जी सकता है, परंतु जीवन यापन कर सकता है, जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकता है। इतनी सारी ज़मीन और अधिग्रहित करके चाइना को वापस दी जा रही है। तो फिर वही बात होगी जो मैं हमेशा बोलता था। पिछले कई लाइव में मैंने लगातार बोला कि चाइना का जो ये वायरस बम है, ये डाला ही इसलिए गया है कि यहाँ पे उपनिवेश बनाया जाए, यहाँ पे सब कुछ उसको मतलब सस्ते का माल सस्ते में मिल जाए और वो अपना उपनिवेश बना के यहाँ पे अपना काम शुरू कर दे। 130 करोड़ की आबादी, यानी ग्राहक भी यहाँ के ही लोग वहाँ के उसके कारखानों में काम करें, यहाँ के ही लोग यहीं का कच्चा माल लेंगे, यहीं के लोग उसके जो उत्पाद है उनका उपभोग करेंगे और पैसा चाइना लेके जाएगा। ज़मीन भारत की, संसाधन भारत के, मजदूरी भारत की, खरीदार भी भारत के, पैसा कौन लेके जाएगा? चाइना। और उपनिवेश कैसे होते हैं भाई? अंग्रेज और क्या करते थे? फिर अंग्रेजों को क्यों भगाया था? जो आज अंधभक्त मुझे ये तर्क दे रहे थे कि उद्योग तो लगाने ही पड़ेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, ज़मीनें तो अधिग्रहण करनी ही पड़ेंगी, तो भाई मुझे ये बता दो, अंग्रेजों को यहाँ से निकाला क्यों था? फिर सामान ही बेचते थे वो भी अपना। हमारे सारे कारोबार खत्म करके लोकल ने अपने ब्रांड उतार दिए थे, अपना सामान बेच के हमें लूट रहे थे और क्या कर रहे थे। और अगर चाइना ने यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी कब्जा कर लिया तो फिर सेना को हराने में कितना टाइम लगेगा उसको? अगर आप 5 लाख एकड़ ज़मीन उसको यहाँ पे दे रहे हो और उसको बसा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं वो चुपचाप आने वाला है यहाँ पे। 5 लाख एकड़ में अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो 4-5 आदमी भेज दिए और हो गया। एक बात। दूसरी बात, आज तक का इतिहास उठाओ ज़मीन अधिग्रहण का, जितनी भी ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं 90 की भूमि थी भाई, कोई बंजर जमीन नहीं ली गई, कोई और जो जिस पे गैर कृषि योग्य भूमि है उसको कभी अधिग्रहित नहीं किया। जो गैर कृषि योग्य भूमि है उसको अधिग्रहण नहीं किया गया। 90% किसान की भूमि लेके उसी का अधिग्रहण हुआ और वहीं पे उद्योग बने, यानी मारा कौन? किसान। जमीन और नहीं है क्या देश में? और कहीं रोजगार नहीं लग सकते क्या? या तो जंगल काटेंगे जहां से सांस लेते हैं हम, या जहां पानी के स्रोत होंगे उसको बर्बाद करेंगे, या फिर किसान की जमीन। यानी 3 चीजें मैंने ऊपर जो लिखी है हेडिंग में, जल, जंगल और जमीन, तीनों का दुश्मन उद्योग जगत। नदी के पास फैक्ट्री लगाएंगे ताकि पूरी नदी की ऐसी तैसी हो जाए। गंगा और जमुना का आपने देखा होगा क्या हाल किया था, चंबल का क्या हाल था, मेरे 60 घड़ियाल मर गए थे डूब के। 60 घड़ियालों की सामूहिक मौत चंबल के अंदर डूबने से हुई। कभी जिंदगी में सुना है क्या कि पानी का राजा पानी के अंदर डूब के मर गया? सुना जीवन में कभी कि पानी का राजा पानी में रहने वाला, जल में रह के मगर से बैर?
यानी मगरमच्छ पानी में डूब के मर जाए, कभी सुना जिंदगी में? लेकिन मगरमच्छ डूब के मरा। क्यों मरा? क्योंकि यूरिक एसिड इतना था चंबल नदी में और यमुना उसके अंदर मिलती थी कि उन मगरमच्छों को अर्थराइटिस हो गया, गठिया बा की शिकायत होगी और हाथ पैर जो उनके पंजे थे वो अकड़ गए, तैर नहीं पाए तो डूब गए और डूब गए मौत होगी मगरमच्छों की। इस प्रकार नदियों को पोल्यूट किया गया है इस लेवल पे। अब वापस से थोड़ी साफ हुई हैं तो आप फिर से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे नदियों का दोबारा उससे भी बुरे स्तर पे बैंड बजाया जाए। जमीनों का ये हाल है कि पंजाब में 10-10 साल लोगों ने जब जमीन छोड़ दी, वो आज तक ऑर्गेनिक नहीं हुई। 30 फुट तक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मिल रहा है। ये उद्योगों की देन है। जो उद्योगों से वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, दो ही जगह है उसकी, या तो नदियों में या अंडरग्राउंड वाटर की ऐसी तैसी कर दी, नदियों के पानी की ऐसी तैसी कर दी। बाद में आऊंगा उद्योग क्या और कृषि क्या उस पे। तो एक बार तो पोल्यूशन की बात कर लूं। हवा का आज वो आलम है कि आने वाले 10 साल के अंदर अबव 60 से लेके 80% तक बच्चे 60 से लेके 80% तक बच्चे अस्थमा का शिकार होंगे। हवा की ये हालत करके छोड़ दी है उद्योग जगत ने, जिसके लिए मरे जा रहे थे कुछ लोग। अब दिन में जिन लोगों के कमेंट आए कि मैक्सिमम इंडस्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी, उन मैक्सिमम इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं ना, उन्हीं के बच्चे फिर मरेंगे 20-20 साल की उम्र से पहले, हार्ट अटैक होके, कैंसर होके, शुगर होके, गठिया होके, थायराइड होके। उन्हीं के बच्चे नपुंसक होंगे, आगे औलाद नहीं चलेंगे। फिर बाबाओं के डेरों में उन्हीं की औरतें धक्के खाती फिरेंगे, जो आज कह रहे हैं अधिक से अधिक उद्योग तो लगाने पड़ेंगे खेत अधिग्रहित करके। ठीक है ना। अब आते हैं अधिग्रहण पे। मैं उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, उद्योग लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन उद्योग लगाने के लिए वो भूमि क्यों नहीं चुनी जाती जिसपे कृषि नहीं होती? वो भूमि क्यों नहीं चुनी जाती जिसपे कोई कार्य नहीं हो रहा, जो खाली पड़ी है? किसान को ही क्यों मारा जा रहा है? किसान के पास छोड़ा क्या? सरसों का तेल बेच लेता था, कह दिया भाई पैकिंग में बिकेगा, तू खुला तेल नहीं बेच सकता, वो उसका गया। घी नहीं बेच सकता, वो उसका गया। दालें नहीं बेच सकता, वो मंडी में देनी पड़ती हैं। फसलें सारी मंडी में देनी पड़ती हैं। दूध है वो उसका ले लिया डेयरियां बना के। घी किसान के पास नहीं रहा, दूध किसान के पास नहीं रहा, तेल किसान के पास नहीं रहा, फसलें किसान के पास नहीं रही। बच गया क्या? दो चीज बची हैं, जानवर और खेती। वो और छीन लो। उसको छीनने के दो बड़े अच्छे आडंबर चलाई दिए। एक तो ये अधिग्रहण चला दिया कि साले के पास जमीन बचेगी नहीं, तो जमीन ने टोटल लैंड बैंक होगा हमारे पास, या तो वाड्रा के पास, या अंडानी के पास, या रामदेव के पास, या किसी और के पास, अंबानी के पास। लैंड बैंक इनके पास होगा। किसान इनका बंधुआ मजदूर बन के नौकरी करेगा, जो आजादी से पहले होता था। क्या होता था आजादी से पहले? 10-20 लोगों की जेब में सारा लैंड बैंक था। सारे ऐसी तैसी कराया करते। ऐसे ही किसानों बंधुआ मजदूर थे हम अंग्रेजों के। पूछ के देखना अपने बुजुर्गों से कैसे पीटा करते माल उगाने के चक्कर में। और ये दोबारा जमीनों का अधिग्रहण क्यों? क्या जरूरत है जमीन अधिग्रहित करने की? क्या देश के अंदर बंजर जमीन नहीं पड़ी है उद्योग लगाने? तो वहां करो। बीफ इंडस्ट्री चलानी है इसलिए विगन। भाई जब पशु का यूज ही नहीं रहेगा, किसान क्या कहेगा? काट दो। बैल की आज उसे जरूरत नहीं रही, घर घर ट्रैक्टर पहुंचा दिए, लोन करा करा के किसान कर्जे में मर रहा है। मूल पे क्यों नहीं जाते? किसान कर्जे में मर क्यों रहा है? बैल निकाल दिया घर से, स्टैंडर्ड में आ गया। स्टैंडर्ड में आएगा तो कर्जे से मरेगा भी भाई। ये प्रचार किसने किया है ऐसा? सोचो एक बार इस बात को। आपके मवेशी आपसे छीन लिए, आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही है। अब बात करते हैं, एक आदमी ने कमेंट किया, उस पे आते हैं। पहले तो एक बात जो हरियाणा में कहावत थी, एक कहावत क्या थी? आ बैठ पी पानी तीन चीज मोल नहीं आनी। आ बैठ पी पानी तीन चीज मोल नहीं आनी, यानी आओ बैठो और पानी पियो, इन तीन चीजों का कोई मोल नहीं। अब तीनों चीज के पैसे लगते हैं। आओ भगत के भी पैसे लगते हैं, होटल में बैरे खड़े कर दिए, सलूट मार दिए, वहां बैठने के पैसे हैं पर घंटे के।
यानी आ बैठ के भी पैसे लगा दिए, और पानी की बोतल जितने लोग भी लाई हुए हैं सब ने एक एक बार 20-20 40-40 रुपए की 1 लीटर लेके पी ली होगी। एक भी नहीं बचा होगा जो लाई हुआ जिसने पानी मोल लेके नहीं पिया। टोटल का टोटल जो पानी का व्यवसाय था पानी के ऊपर कब्जा हो गया। ये अगला जो कभी युद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा, देख लेना। बड़े बड़े बांधों पे और इन पे फैक्ट्रियां बैठा दी। रामदेव ने अपनी फैक्ट्री डाल ली, बिस्लेरी ने अपनी डाल ली, पेप्सी कोला ने अपनी डाल ली। तुम रहना घंटा बजाता, जमीन तुम्हारी छीन ही रहे हैं, नदियों पे तुम्हारा अधिकार बचेगा ही नहीं अब आगे आगे, क्योंकि नदियों के अंदर तो पानी जो बहेगा जहर बहेगा, फैक्ट्रियों से निकलता कचरा उसके अंदर मिलेगा, कत्ल खानों का खून उसके अंदर मिलेगा। नदियों से पानी आप पी नहीं पाओगे। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट इतना कर दिया गया कि पानीपत सोनीपत के आसपास के गांव कैंसर से पीड़ित हैं। ये है उद्योग की हकीकत। जो भाई मुझे कह रहे थे ना कि उद्योग क्यों नहीं लगाने चाहिए, मैं उद्योगों का विरोधी नहीं हूं। उद्योग वो भी थे जो चरखा चलता था, उद्योग वो भी था जहां रेहट बनते थे, उद्योग वो भी था जब लोहार फाली बनाता था, कुम्हार घड़ा बनाता था। वो उद्योग नहीं है क्या तुम्हारी नजर में? यह उद्योग उसको मानते हो कि एक फैक्ट्री लगाई, उसमें आदमकद राक्षस दानवाकार मशीनें लगाई और ऑटोमेटिक 100 आदमियों का काम एक मशीन ने कर दिया। ओ उद्योग की दुहाई देने वालों, अब सुनो, केवल 20 लोगों का स्टाफ 2000 आदमियों का काम निपटा देता है मशीनों के दम पे। यानी कितने लोग बेरोजगार करे तेरे उद्योग ने? जवाब है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां दिखा सकता हूं जाके, जहां पे एक मशीन 100 आदमियों का काम करती है। एक मशीन ऑटोमेटिक कितने आदमियों का काम करती है? 100 का। 10 मशीन लगी हुई है उस कारखाने में, कितने आदमी हैं? 10। उन्हें कितने चाहिए थे? 1000। 990 का जो रोजगार खा गए, उसका जवाब है कोई? बात कर रहे हैं मशीनें लगानी पड़ेंगी, उद्योग तो लगाने पड़ेंगे, ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। और फिर एक भाई ने क्या कहा कि मोबाइल क्यों इस्तेमाल करता है, फिर मोबाइल इंटरनेट भी छोड़ दे, ये भी उद्योग है। छोड़ दूंगा भाई, आपको भी कहेंगे इस कुतर्क का अंतर सुनो। अब जब भी आप कहोगे कि खेत बचना चाहिए, जंगल बचना चाहिए, नदी बचनी चाहिए, आप जब कहोगे प्रकृति बचनी चाहिए, बहुत ज्यादा अंधी दौड़ की जरूरत नहीं है उद्योगों की, तो वो कहेंगे आप विकास में बाधक हो, आप विकास के दुश्मन हो। आप एक काम करो, फोन छोड़ दो, इंटरनेट छोड़ दो, आप एक काम करो, मोटरसाइकिल छोड़ दो, स्कूटर छोड़ दो। तो उसका जवाब सुनो भाई, अब कान खोल के, कल से छोड़ता हूं। मोबाइल छोड़ दूंगा, इंटरनेट छोड़ दूंगा, स्कूटर छोड़ दूंगा, पंखा बिजली छोड़ दूंगा। खेत में उगा हुआ अनाज खाना बंद करो, हमारा एक आदमी भी मत खाओ जो ये दुआई दे रहे हैं मुझे। पानी मत पियो जो प्रकृति में जो दूषित किया तुम लोगों ने, रह के दिखाओ उसके बगैर। और अपनी ऑक्सीजन पेड़ों से लेनी बंद करो, उन कारखानों में ऑक्सीजन बनाओ और सिलेंडर टांग के घूमो जो पेड़ काटने के तुम हितैषी बने हुए ना, जंगलों को कटवाने के। शर्म नहीं आती बोलते हुए कि जंगल काटने ही चाहिए? अगर हर चीज कंक्रीट के जंगल ही विकास का नाम है तो हर एक खेत में बिछा दो कंक्रीट, बना लो प्लास्टिक के पेड़ जो ऑक्सीजन दे दे, बना लो लोहे के पेड़ जो ऑक्सीजन दे दे। है औकात इतनी? बना लो ना अपनी लैब में पानी। क्यों नदियों के ऊपर आश्रित हो? फिर क्यों अंडरग्राउंड के ऊपर आश्रित हो अगर प्रकृति से इतनी नफरत है तुम लोगों को? 2 दिन में औकात पता लग जाएगी। बगैर खेत के, बगैर किसान के, बगैर प्रकृति के, बगैर नदी के, बगैर पेड़ के मैं जी लूंगा और 10 साल जी लूंगा बगैर मोबाइल के, बगैर स्कूटर के, बगैर बिजली के। 10 साल नहीं, मेरी पुश्तें भी जी लेंगी और जीती आई। हजारों हजार साल जिए हम बगैर इन चीजों के और बहुत खुश होके जिए हैं। तुम पैदा होते स्ट्रेस की गोली खाने लगते हो, बात करते हो तुम। हमारे बूढ़ों ने बहुत शानदार जिंदगी जी इन चीजों के बगैर। दिया क्या भाई जो इतना वो कर रहे हो तुम? इंजीनियरिंग मेरे गांव ने दी, सारे लोहार इंजीनियर थे। कपड़े का विज्ञान गांव से आया, चरखा कहां चला करता था, सारा बुनकर कहां होया करते थे। लेकिन पोल्यूशन नहीं दिया कभी।
किसी का रोजगार नहीं छीना, किसी के पेट पे लात नहीं मारी। प्रकृति तो इतनी विशाल है भाई। गांव में सब कुछ था, बर्तन बनाने वाला था, लेकिन बर्तन ऐसे बनाता था जो पानी उसमें डालने के बाद अमृत रहता था। प्लास्टिक के जहर बर्तन नहीं बनाता था, एल्यूमिनियम नहीं। तुम्हारे रोज जो कारखाने थे ना, उनकी ये औकात है कि एक बच्चे बच्चे के पेट में जहर पहुंचा दिया एल्यूमिनियम के जरिए। ये है हकीकत तुम्हारे रोजगार की। जब तक मेरे गांव में मटके बनते थे तब तक दिक्कत नहीं थी मुझे। जब तक मैं सरसों का तेल किसी चक्की से, कोल्लू से, किसान से ले लिया करता ना, तो वो मेरे लिए कभी हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता था। ये तुम्हारे रोजगारों की पैकिंग की औकात है कि उसमें पाम ऑयल मिला मिला के आज तुमने कैंसर के करोड़ों पेशेंट भर दिए भारत के अंदर। ये है हकीकत तुम्हारे रोजगारों की। ये बोतलों में पानी भर भर के प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक जो तुमने जने जने की नसों में भर दिया ना, ये हकीकत है तुम्हारे रोजगारों की। ये पेप्सी कोला बना बना के जो लोगों के बच्चों की ऐसी तैसी कर दी ना, आज 10-10 साल के, 5-5 साल के बच्चे शुगर से पीड़ित हैं, बीपी से पीड़ित हैं, थायराइड से पीड़ित हैं। ये हकीकत है तुम्हारे रोजगारों की, तुम्हारे कारखानों की। मैं विरोधी नहीं हूं, फिर कह रहा हूं, मैं विकास का विरोधी नहीं हूं। चरखा भी उद्योग है, कुम्हार का चाक भी रोजगार में ही आएगा, छोटा कारखाना है वो। लेकिन मैं ये कहता हूं भाई, उपभोग तो सीख लिया, त्याग कब सीखोगे? रिचार्ज कब सीखोगे? एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक झील पे बहुत सारे बगुले रहते थे। बगुले झील से मछलियां उठाते और खाते। एक बार एक बहुत बड़ी फिशिंग कंपनी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिला मछलियां पकड़ने का, और टनों मछलियां पकड़ी जाने लगी। टनों मछलियां पकड़ी जाने लगी। तो टनों जब मछलियां पकड़ी जाती तो कुछ मछलियां गिरती थी तट के ऊपर भी। तो बुगलों ने मछली पकड़ना छोड़ दिया और जो तट पे गिरी हुई थी वो उठा के खाना शुरू कर दिया। लगभग 20 साल ये प्रक्रिया चली। टनों मछलियां पकड़ी जाती, तट पे मछलियां गिरती, बुगले उठाते और खाते। एक बार वहां की पर्यावरण सोसाइटी ने देखा भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका और अब और मछलियां पकड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो वहां के पर्यावरण विभाग ने मछलियां पकड़ना बैन कर दिया और वो फिशिंग कंपनी जो थी उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। अब कुछ दिनों बाद देखा कि बुगले मरना शुरू हो गए। बुगले मरना शुरू हो गए। अब पर्यावरण जो सोसाइटी थी वहां की वो फिर दिक्कत में आ गई, यार ये क्या हुआ, बुगले मरना शुरू हो गए। अब तो पाया गया कि इन 20 सालों में बुगलों की 2-3 पीढ़ियां निकल चुकी थी और वो मछली पकड़ने की कला भूल गई थी, तट पे से उठा के खाने की आदत हो गई थी। और हमेशा तो फिशिंग कंपनी को रहना नहीं था। तो क्या हुआ फिर, बुगलों की प्रजाति मरना शुरू हो गई, क्योंकि मूल काम भूल चुके थे। जो उनका हुनर था ना वो भूल चुके थे कि वो बुगले थे और मछली पकड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग मूल रूप से जो भारतीय हैं ना वो सारे टेक्निकल हैं और अपना हुनर भूल चुके हैं। किसानों के बच्चे किसानी भूल गए, लोहार के बच्चे लोहे का काम भूल गए, कुम्हार के बच्चे घड़े की कला भूल गए, बुनकर के बच्चे बुनने की कला भूल गए। और ये उद्योगों की कोई बहुत बड़ी औकात ना है भाई। कोरोना ने 2 महीने में बता दी इनकी कितनी औकात है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने वाले, लाखों रुपए के पैकेज लेने वाले जो गांव को छोड़ के गए थे ना, आज गांव में बैठे हैं। जो दम्ब भरते थे ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके और रेस दे के निकला करते थे गांव में पड़ोस के घरों से, आज वो गांव में दुबके बैठे हैं। गांव में नई शरण दी है, शहरों ने लात मार के भगा दिया उनको वहां से। इतनी औकात है तुम्हारे रोजगारों की, इतनी औकात है तुम्हारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की, बड़े बड़े मॉल की, बड़े बड़े उद्योगों की। सड़कों पे देखे नहीं क्या जाते मजदूर, ये उद्योगों के मारे हैं मेरे भाई। किसानी ने ना भगाएंगे। जो 600 किलोमीटर की तुम न्यूज शेयर कर रहे हो ना, किसने भगाया इन्हें? क्या करने आए थे यहाँ पे शहरों में? उद्योग लाया था खींच के। गांव में जब तक किसानी करते थे भूखे नहीं मरते थे, ट्रकों के नीचे आके नहीं मरते थे, रेल के नीचे कट के नहीं मरते थे। सच है थोड़े मैले कपड़े पहनते थे, सच है थोड़ी सी कम चीजें होती थी, सेंट साबुन ज्यादा नहीं होती थी इनके पास, पर शुद्ध खाना खाते थे, अच्छा जीवन जीते थे, अपने काम के मालिक थे,
नौकर गुलाम नहीं थे, किसी की गालियां नहीं खाते थे। अपना हुनर भूल के नौकर गुलाम बनने जो चले गए ना, यही चीज दोबारा स्थापित की जा रही है। किसानी में भी नौकर गुलाम बनाएंगे जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। कल को बड़े बड़े फार्म हाउस आएंगे, 1000 2,000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म, और हमारे पास से क्योंकि जमीन होगी नहीं, लेकिन हुनर तो होगा भाई। जो किसान का बालक है वो किसानी तो जानता है, वहां पे जाके नौकरी करेगा। जो मालिक है ना आज, जो लैंडलॉर्ड है, कल वो नौकर बनेगा किसानी के लिए। इसलिए जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं आपकी, अगर किसी के वहम हो तो। और ना करता हो तो सबूत दूं भाई, जाके देखो पतंजलि डेयरी फार्म में जितने भी दूध दोने वाले और ये इस पे काम करने वाले किसानों के बच्चे हैं। डिलीवरी वाले देखो सारे किसानों के बच्चे हैं, जो घी वाले हैं, दूध वाले हैं, दही वाले हैं। इन फैक्ट्रियों में जाके देखो काम करने वाला कौन है? किसान गोपालकों के बच्चे। पहले मालिक थे दूध के धंधे के, आज नौकर हैं। और यही हाल कृषि में होना है। आज जमीन के मालिक हो तुम, थोड़े दिनों बाद नौकर होगे, जो बड़े बड़े उद्योगों का समर्थन कर रहे हैं। और भाई अब उनको जो कह रहे हैं जंगल काट के उद्योग बनाने चाहिए, ए पेड़ काटने वालों, तुम कातिल से कम हो क्या? अरे सारी उम्र जो सांस लेते हो तुम, उस पेड़ की वजह से ऑक्सीजन आती है, और उसका बदला चुकाने की बजाय उनके काटने का समर्थन करते हो। शर्म बची है थोड़ी बहुत? क्या देना चाहते हो आने वाली आबादी को? क्या देना चाहते हो आने वाली नस्लों को? सुन भाई, रोजगार का कतई भी विरोधी नहीं, पर कैसे हो? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो। गांव में क्यों ना बनाते? ला मैं कहूं मुझे 1000 बच्चों को रोजगार देना, मुझे जमीन दो, सरकार कतई ना दे। तुम 20 बच्चे किसानों के इकट्ठे हो गए, जाओ और सरकारी रेटों में जमीन मांग के देखो, अगर तुम्हें मिल जाए तो बता दो, मुझे दे दे तो गारंटी है। कर लो कोशिश भाई। रोजगार की समस्या का हल करना है तो छोटे कुटीर उद्योग करेंगे। एक गांव में एक छोटा कुटीर उद्योग मसल पावर से चलता हुआ, ना कि डीजल पेट्रोल से। जो मोटर बनाई पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली ट्यूबवेल के लिए, क्या बैल से चलने वाली नहीं बनाई जा सकती थी? राउंड पर मिनट ही तो बढ़ाना था यार। एक ऐसा टेक्नोलॉजी तो विकसित करनी थी जो थोड़ा सा वो काम कर दे। थोड़ा लेट पानी आ जाएगा, बैल को निकालने की क्या जरूरत थी घर से? पर निकाला इसलिए कि बीफ इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था, अरबों रुपए कमाने थे, और तुम्हें गौ माता की रक्षा के नाम का झंडा पकड़ा दिया। मतलब कमाल है। देखो सरकार क्या कह रही है कि गोरक्षा वाले दलों को भी कुछ नहीं कह रही, लेकिन खुद एक्सपोर्ट करती है। कभी खेल समझ में नहीं आता। सरकार चाहे एक गाय मर सकती है, कभी एक गाय कत्ल हो सकती है अगर सरकार चाहे तो, लेकिन बीफ इंडस्ट्री चलानी है भाई, समझो बात। और आप लोगों को मूर्ख भी बनाना है, वोट भी तो लेने हैं। ये भक्त आए बहुत सारे आज कूद कूद के कि ये जमीनें तो अधिग्रहित करनी ही पड़ेंगी। उन भक्तों को मेरा जवाब है, भाई हम सारे भाई जितने किसान हैं वो मोबाइल भी छोड़ देंगे, ट्यूबवेल भी छोड़ देंगे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी छोड़ देंगे, हमने ना चाहिए। लेकिन तुम अनाज खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो हवा में। शर्त ये है। हम तो गांव में बना लेंगे सब कुछ अपना, चरखे भी रखे हैं आज भी हमारे पास, चाक भी हैं बर्तन बनाने के लिए, लोहार भी हैं, कुम्हार भी हैं, खाती भी, सुनार भी, बढ़िया भी, सब कुछ है हमारे पास। किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम जी लेंगे इनके बगैर इजीली, और जी रहे हैं इस लॉकडाउन में 2 महीने से, जी रहे हैं इस लॉकडाउन में 2 महीने से। पांचों के 5 तत्व तुम लोगों ने दूषित कर दिए, पंच महाभूत। पृथ्वी तुमने छोड़ी ना, आकाश तुमने छोड़ा ना दूषित किए बगैर, नीर तुमने छोड़ा ना दूषित किए बगैर, अग्नि हमने छोड़ी नहीं है, इतने बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन ला के ऐसी तैसी कर दी। हवा तुमने छोड़ी ना दूषित किए बगैर। छोड़ दिया क्या अगली नस्ल के लिए? बर्बादी, कैंसर, वायरस, बैक्टीरिया, जहर, क्या छोड़ा? हमारे बूढ़े तो बहुत अच्छी चीज देके गए थे भाई।
है उद्योगों की वकालत करने वाले अंधे लोगों, ये तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां हैं। तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है और वही उद्योग थोड़ा सा आपातकाल आते ही लात मार मार के निकालते, तुम्हें गांव ही बर्दाश्त करते हैं। कदे 20,000 एयरजेट में ते काट दिए, कदे 10,000 होंडा में ते काट दिए, कदे 5,000 इटलेस में ते काट दिए, कदे 2,000 उस कंपनी में ते काट दिए। सुनते नहीं क्या? बहरे हो, अंधे हो। जिनको विनाश की तुम कामना पाल के बैठे हो वही शरण देते हैं। वही किसान, वही गोपालक, वही लघु उत्पादक, वही हस्तशिल्पी तुम्हारा पेट भरते हैं उस टाइम जब तुम्हारे उद्योग ताले बंद होते हैं उनको। और एक बात भाई, किसी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था कैसे उठेगी? जब तक किसान उद्योग के चक्कर में नहीं फंसा था तब रुपए का और डॉलर का मुकाबला करना, और आज जब किसान टोटली उद्योग पे डिपेंड हो चुका है, आज थारे रुपये की क्या हालत है, एक बार उसकी औकात देख लो क्या है। जब तक किसान को बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था, जब तक गांव के लोगों को उद्योगों पे डिपेंडेंसी नहीं थी, जब तक वो लाइफ बॉय कोलगेट के चार्म में नहीं आए थे, कीकर नीम की दातुन कर लिया करते, नहाने के लिए मुल्तानी माटी का इस्तेमाल कर लिया करते, जब गांव में आए हुए बड़े डले नमक के पीस लिया करते, सेंधा नमक के, तब $1 और रुपया लगभग बराबर होया करता। ये थारे उद्योगों की ऐसी तैसी हुई है कि आज $1 ₹75 का ले जाके खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्रियों, ओ अर्थशास्त्रियों, ये थारे उद्योगों का ब्रांड का किया हुआ काम है सारा का सारा, जो तुम दुहाई दे रहे हो आज। जब तक किसान के हाथ में अर्थव्यवस्था थी ना, जब तक ब्रांड के तुम लोग गुलाम नहीं बने थे, तब तक तो रुपया बड़ा मजबूत था। लेकिन तुम्हारे इस दिखावे ने, ब्रांड ने, तुम्हारे कुकर्मों ने ये हालत कर दी आज देश की, तुम्हारी हवस ने ये हालत कर दी आज देश की कि पानी पीने लायक तुमने छोड़ा नहीं, सांस लेने लायक हवा तुमने छोड़ी नहीं, खाने लायक अनाज तुमने छोड़ा नहीं। किसानों को मारने की तैयारी, फूंकने के लिए, दफनाने के लिए जगह भी। बिल्कुल इसमें शक क्यों है शिवकांत? किसान को जमींदार छोड़ना ही नहीं जो आज वो जमींदार है। जमींदार नहीं छोड़ना, वो संघर्ष खत्म करना है जो हमारे बुजुर्गों ने किया। दीनबंधु चौधरी छोटू राम से पहले जो तारे पास जमीन नहीं आ करती, हम गुलाम थे, किसी और की जमीन बोया करते, उस मिट्टी पे ले जाके खड़े करने हो। समझ में नहीं आ रही है बात थारे इब्बे। इब्बे तो हमने नू दिखे कि किला 20 लाख का बिक गया, लेकिन वो 20 लाख यूं जाओगे यूं। गुड़गांव के आसपास के लोगों के हाल देख लो, सोनीपत के आसपास के लोगों के हाल देख लो। फुकरापंथी में गए उनके पैसे सारे के सारे, बंदूक खरीद ली, बड़ी गाड़ी खरीद ली, इसके गोली मार दी, वो जेल में गया। जमीन बेच के यही हाल हुए मेरे भाई। कुछ ना मिला किसी ने जमीन बेच के आज तक। और थारी बर्बादी के ये है ना सपने जोड़े जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर यूं ही जंगल बर्बाद होते रहे, ये वायरस पहली चेतावनी है। बार बार किया जाएगा। हरियाणा में तो घुसने नहीं दूं भाई, चाहे कुछ करना पड़े। और भाई बतेरे हैं मेरे साथ, अब वही लोग रहे क्रिश्चियन मिशनरी की ट्रस्ट की जमीन ली। अरे मिशनरी ट्रस्ट के पास अरबों की जमीन पड़ी है, उन धार्मिक लोगों सौदों के पास बतेरी जमीन पड़ी है यार। कितने सारे मठ हैं, कितने सारी वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो क्यों नहीं कब्जाते? किसान की जमीन पे नजर क्यों है? समझ में नहीं आ रहा क्या? वक्फ बोर्ड के पास कम जमीन है, कम जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, मिशनरियों के पास कम जमीन है, डेरों के पास कम जमीन है। हथियानी है वो हथियाओ, पर उन पे तो हाथ भी ना लाओ जाके, मरवाने तो तुम लोग हो। 2 रुपये किलो अनाज देके गुलाम भी तो तुम बनाने हो ना, रोजगार थोड़े ही देना है। 2,67,000 सब्सिडी देनी है मकान की, रोजगार थोड़े ही देना है तुम्हें। कभी सरकार ने कहा तुम्हारे यहाँ पे कोई छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे बिना प्रिजर्वेटिव की, और अपना ब्रांड बनाओ छोटा और उसको प्रमोट करो, व्यापार करो, वर्ल्ड स्तर पे जाओ तुम लोग।
कहा कभी सरकार ने? आई ना। क्या कहती है? घर बनाओ 2,67,000 रुपए देंगे, 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, 5 रुपए किलो चावल देंगे। यूं कटोरा रखना चाहती है तुम्हारे हाथ में, भिखारी बना के रखना चाहती है, रोजगार नहीं देना चाहती। कोई इच्छा नहीं रोजगार देने की, संसाधनों की कोई कमी नहीं भाई इस देश में। जो ये कह रहे हैं ना कि इसके बगैर काम नहीं चलता, उसके बगैर काम नहीं चलता, हर चीज के बगैर काम चल जाएगा भाई। पेट्रोल बिना भी चल जाएगा, पैसे बगैर भी चल जाएगा, एटीएम बगैर भी चल जाएगा, रेल बगैर भी चल जाएगा, लेकिन दाल बगैर काम ना चले, सब्जी बगैर काम ना चले, अनाज बगैर काम ना चले। चल सकता हो तो बता दो, जिसकी औकात हो वो मेरे गल टकरा लो, मैं उनकी टेक्नोलॉजी छोड़ता हूं, वो हमारा अनाज छोड़ दो, पानी छोड़ दो, सब्जी छोड़ दो, दूध छोड़ दो। कई कुतरू आए आज जिन्होंने मुझे कहा कि तू मोबाइल छोड़ देना, ऐसा है तो फिर उद्योग का है ये, तो तू बाइक छोड़ देना, कार छोड़ देना। छोड़ दूंगा भाई। तू अनाज मत खा, हमारे खेता में उगे है, दूध मत पी, हमारे खेतों में होता है, हमारे पशुओं से आता है। बना लेने फैक्ट्री में आलू, बना लेने फैक्ट्री में घिया तोरी, बना लेने फैक्ट्री में पानी, बना लेने फैक्ट्री में अनाज दाल, इतनी औकात है तो। और मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, यह आने वाले टाइम की डिमांड है। आगे क्या होगा, यही जो इंडस्ट्री आज आपको जहर में धकेल रही है ना, ये उस जगह को जहां पे जाके आज अधिग्रहण नहीं कर रहे, जो बंजर जमीन पड़ी है उसको बचा रही है। किस लिए बचा रही है, वो आगे की प्लानिंग सुनो इसकी। यहां सारा जहर बो देगी। जब आप लोग बिल्कुल जहर में हो जाओगे, ये टाउनशिप काटेगी उस जगह पे जहां पे ना आज कोई टावर है, ना कोई आज फैक्ट्री है, ना कोई और है, और फिर आपको कहेगी कि इको फ्रेंडली होम, इको फ्रेंडली वातावरण, इको फ्रेंडली है, और फिर वो जमीन आपको चिपकाई जाएगी इस नाम पे। ये आने वाले 50-100 साल के बाद का धंधा है। मैं तो आपको आज ही 100 साल आगे के विकास पे लेके जा रहा हूं, पीछे नहीं खींच रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तू तो 50 साल पीछे खींच रहा है। मैं तो भाई 100 साल आगे लेके जा रहा हूं, जहां यही उद्योग आपको ये कह के जमीन बेचेंगे कि इस एरिया में आज तक टावर नहीं लगे, इस एरिया में आज तक पोल्यूशन नहीं है, इस एरिया में आज तक कोई फैक्ट्री नहीं है, इस एरिया में आज तक कोई केमिकल नहीं है, और ये कह के आपको टाउनशिप बेची जाएगी आने वाले 20-50-100 साल में। जो बंजर जमीनें आज बचाई जा रही है ना, जहां पे उद्योग नहीं लगा रहे, तो ये एक अगली, ये जहां से आपकी सोच खत्म होती है, वहां ये दुर्बुद्धि लोग सोचना शुरू करते हैं। और विदेशों में हो चुका इको फ्रेंडली विलेजेस, जहां आप किसी साधन से भी नहीं जा सकते, 5-10 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, कोई मोबाइल टावर नहीं है वहां पे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है वहां पे, सौर ऊर्जा से ही सारे काम लगभग किए जाते हैं, और बहुत महंगी बिकती हैं वो आइलैंड या वो जगह, वो गांव में, उस गांव में प्लाट, क्योंकि लोगों के पास पैसा हो गया पर जीने को जगह नहीं। ये बिल्डिंगें जो बना रही हैं, आप फ्लैट देखो, मैं ये कहता हूं गांव ने तो विकास दिया, एक आदमी को रहने लायक बहुत बड़ा घर दिया, आंगन दिया बच्चों को खेलने के लिए, मिट्टी, फ्लैट में बच्चे पैदा हुए, मिट्टी को छुएंगे नहीं, मिट्टी से संपर्क बनेगा नहीं, बीमारी पड़ेंगे और क्या होंगे। बच्चा जब तक मिट्टी में खेलेगा नहीं, बीमारी पड़ेगा, कल को कायर कुतरू ही बनेगा, और क्या बनेगा वो बच्चा जो मिट्टी में नहीं खेला। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, छत्रपति शिवाजी, बाजीराव पेशवा मिट्टी में खेल खेल के तो मान हुए इतने बड़े बड़े। थम रोक दिया एक गांव, पूरा का पूरा एक गांव, 250 परिवार एक टावर में। कभी भूकंप आ जाए, गांव में कितने लोग मरेंगे? 5 भी ना मरे, लेकिन तेज भूकंप आ गया, वो पूरी बिल्डिंग गिरेगी, ये नहीं पता 500 लोग मरेंगे कि 1000 लोग मरेंगे। अब ये बताओ मुझे, गांव का विज्ञान बड़ा हुआ कि थारी वो 100 मंजिला इमारत का विज्ञान बड़ा हुआ? आग लग जाए बिल्डिंग में, गांव की किसी एक घर में आग लगी, पड़ोसी बुझाने आ जाएंगे, एक ही घर में आग लगी, दूसरे में नहीं जाएगी। लेकिन थारी अगर उस मल्टी टावर बिल्डिंग में अगर आग लगी, एक भी ना बचे फ्लैट, इतना थारी फायर ब्रिगेड, इतना फायर ब्रिगेड आओगी ना, इतने तो बहुत कुछ हो चुका होगा। बीमारी आ गई, गांव में ज्यादा क्यों नहीं फैल रही? घर दूर दूर सबके, सोशल डिस्टेंसिंग आप पे पालन हो रहा है। रहना ये एक
एक इमारत में, एक घर में 500 लोगों को है, एक ही बिल्डिंग से निकलेंगे भाई 50-100 मरीज, क्यों नहीं निकलेंगे? तो थारा शहर का, थारा उद्योग का विज्ञान बड़ा हुआ या मेरे गांव के जो जिनको तुम अनपढ़ देहाती कहते हो उनका विज्ञान बड़ा हुआ? कितने बड़े वैज्ञानिक हो भाई तुम ये कहने वाले कि उद्योग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे उद्योग जरूरी है, पर पोल्यूशन वाले उद्योग जरूरी नहीं है, मेहनत वाले उद्योग जरूरी हैं, जहां पे पालतू पशुओं से ढंग से काम लिया जा सके। अगर कोई मशीन चल रही है वो बैल से भी चल सकती है, जोटे से भी चल सकती है, ऐसा नहीं है वो कोई यंत्र उनसे नहीं चलाया जा सकता। पूली तो घुमानी है यार, वही इंजन की पुली उससे घूमेगी, बैल से घूमने वाली नहीं बन सकती। पर उधर नियत नहीं है ना। एक डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं, काम कर रहे हैं, उनको लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, ये तो झूठ बोल रहे, यूं करे, बार बार करके दिखाया उस बंदे ने। दुनिया में मसल पावर ही काम आएगी। कोयला कितना का था पास धरती के नीचे, खत्म कहानी 10 साल में। पेट्रोल कितना का है, खत्म कहानी 10 साल में। कौन सी पावर बचेगी? मसल पावर। लास्ट में मसल पावर बचेगी, चाहे थारी और चाहे फिर जानवर की। बाकी तो अपने आप होती जा रही है पूरी। धरती के अंदर संसाधन बचे ही कितने हैं, कितना इस्तेमाल कर लोगे अंधा दौड़ में। और जो बड़े बड़े तुम वो कर रहे हो, आज बिल्डिंगे की बिल्डिंगे खरीदे, दिखा दूंगा मैं, खरीदार ना है। क्यों भाई? क्यों कृषि योग्य भूमि की ऐसी तैसी कर दी? और क्योंकि किसानों के पास जमीन कम होती जा रही है। अब किसान को कई लोग दोष देते हैं कि तुम पेस्टिसाइड डालते हो, तुम फर्टिलाइजर डालते हो। किसान कहाँ मरे? जमीन बची नहीं, प्रोडक्शन उसके पास है नहीं, भाव सरकार देती नहीं, क्या करे? अगर उसके पास पर्याप्त जमीन होती, अगर अधिग्रहित जमीनें नहीं होती, अगर ठीक उसको अगर वो मिलता, किसान तो दरिया दिल है भाई, किसान तो दरिया दिल है, देता आया है सदा से। किसान ने तो अपने साथ और परिवार बांधे हुए थे। हर फसल के ऊपर नाई को अलग जाया करते दाने, लोहार को अलग जाया करते, खाती को अलग, कुम्हार को अलग, झीमर को अलग, सबके पास जाया करता अपना अपना हिस्सा। किसान पे मतलब आज उंगली उठा रहे हो कि किसान ये कर रहा है वो कर रहा है। किसान के घर में फर्टिलाइजर किसने पहुंचाया? वो थोड़ी आया था भीख मांगने। तुम गए उद्योग वाले मक्कार लोग, तुम गए कि 1 एकड़ में 20 की बजाय 40 होगा फर्टिलाइजर डाल। उसको नहीं चाहिए था। जबरदस्ती मार्केटिंग स्किल, कुटिल सियार बुद्धि, घटियापन बहका के बोले किसान को बेचा तुम लोगों ने। पेस्टिसाइड तुमने बेचा ना, तो वो गोमूत्र लासी तक काम चला लिया करता, नीम के ऑयल तक काम चला लिया करता, तुमने बेचा। और तुमने ही नई नई कीड़ों की नस्लें इजाद की, किसान की खेती में छोड़ी तुमने कि वो उसकी उन चीजों से मरे ना। क्यों को आओ मेरे बसारी। तुम्हारी उद्योगों की जो प्रयोगशालाएं हैं ना, उनमें ये प्रयोग नहीं होते कि मानव को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। ये प्रयोग होते हैं कि किसी भी कीट को, वायरस को, बैक्टीरिया को और मजबूत कैसे किया जाए ताकि ये साले मरे और इनमें डर का माहौल फैले और तुम्हारी दवाइयां बिके। बात करते हैं उद्योग की। उद्योग तो जरूरी है। अरे लगा लो ना छोटे उद्योग, कौन मना कर रहा है? दे दो पुनर्जीवन बेचारे उनको, बनवाओ बोतलें कुम्हारों से, बनवाओ औजार अपने लोहारों से, अपने जातीय ज्ञान को जिंदा करो, अपनी सनातन व्यवस्था को वापस कायम करो। नेपाल सबसे गरीब देश है पर सबसे सुखी देश है, सबसे साफ, सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ। पेस्टिसाइड नाम की चीज नहीं, हवस नहीं है। और हवस का तो कोई अंत ना है भाई। चांद पे भी प्लाट काट लोगे हवस में, तो हवस का अंत ना है मेरे भाई। सुविधाओं में और हवस में बहुत अंतर है। आवश्यकताओं में और ख्वाहिश में जमीन और आसमान का अंतर है। कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि आवश्यकताएं फकीर की भी पूरी होती हैं और ख्वाहिश बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। आवश्यकताएं एक फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो ये ख्वाहिशें हैं ना मेरे भाई, जो बड़ी बड़ी, हम बड़े बड़े कारखाने छापने की जो बात कर रहे हो, ये ख्वाहिशें हैं। एक एक आदमी के घर में 3-3 कार, ये ख्वाहिशें हैं। आवश्यकता नहीं है, ख्वाहिश। एक आदमी दो 2-2, 3-3 मोबाइल,
आवश्यकता नहीं, ख्वाहिश। एक घर में 4-4 एसी, तने तेरे तो एसी लगा लिए, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी ठंडे की, लेकिन आसपास का पड़ोस तने उबाल दिया गर्म हवा के साथ। ओजोन परत की ऐसी तैसी ठोक दी, ग्लोबल वार्मिंग थारे एसी ने इतनी बढ़ा दी कि आज हम बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा सा उद्योगों पे कंट्रोल हुआ, थोड़ा सा पोल्यूशन कम आया, आज भाई साहब मई या दिवाली और सिर्फ एक कम पंखे के ऊपर बैठा हूं मैं। हरियाणा का एक आदमी मैंने बता दो जिसने अब तक कूलर चला लिया हो, कितना बढ़िया मौसम है। कारण ख्वाहिशों पे कंट्रोल हो गया लॉकडाउन के दौरान, और ख्वाहिशों पे कंट्रोल हुआ तो सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। थारी ख्वाहिश ही फिर बढ़ जाएंगी और वापस फिर वैसे का वैसे कर दो। तो भाई अपनी जमीनों को मत जाने दो, हरियाणा में कम से कम मत घुसने देना। हाथ जोड़ता हूं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जमींदार हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना दे के तुम लोगों को बनाया था, वापिस जमीनों को बेच के भिखारी मत बनना दर दर के। अपने बच्चों के लिए एक अंतिम ये चीज छोड़ जाना जो है जमीन। अगर इस पे भी उद्योग जगत कब्जा कर गया ना, तो भाई फिर पुश्तें गुलाम की गुलाम पैदा होंगी, दोबारा आजादी फिर पता नहीं कब आएगी। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, चौधरी छोटू राम का, कि संगठित होकर और निस्वार्थ होकर युद्ध कर लेंगे, संगठित होकर निस्वार्थ होकर संघर्ष कर लेंगे। आज हर आदमी अपनी, वो अकबर बिरबल का एक चुटकुला सुनाया करें। अकबर ने कहा बिरबल को कि भाई तेरी और मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तो बड़ा सीधा जवाब देता है कि मैं दो हाथड़ अपने मार लूंगा। सीधा तो नहीं कह सका कि मैं अपनी बुझा लूंगा, लेकिन उसने कहा भाई 2 रैपटे अपने मार लूंगा, यानी अपनी बुझाऊंगा। अब हर आदमी ऐसा है कि उसको अपनी पड़ी है। और भाई ये आपापंथी आने वाले टाइम में बच्चों को सिवाय कैंसर के, सिवाय डायबिटीज के, फिर तामांडोगे किसी किसी पाखंडी के पीछे। जब बच्चे को कैंसर होगी, डायबिटीज होगी, थायराइड होगी, अस्थमा होगा, फिर तुम हांडोगे किसे डाइट प्लान बनवा दे, किसे वैद्य के पैर पकड़ दे, किसे डॉक्टर के पास लुटते। भला है कि अभी सुधर जाओ, वो पैसे कहीं काम नहीं आएंगे भाई। अभी 2 केस मेरे पास आ चुके हैं, 8 साल का एक, 12 साल का बच्चा, एक लिम्फ नोड बहुत सूजे हुए, पर दाता की कृपा रही वो ठीक तो हो गए। लेकिन उनके माँ बाप का हाल मैंने एक ही बात पूछी थी, भाई कह कि ले तेरे इतने कि काम आया, तेरे शहर में बड़ा सातरा जो रोजगार है तेरे के काम आया। ये पैसा धरा रह जाएगा। ये बैंकों में जो फिगर देखने का नशा है ना भाई, करेंसी की कोई औकात ना है, कभी भी धड़ाम हो सकती है। लेकिन गांव अजर अमर सनातन है, कृषि अजर अमर सनातन है, प्रकृति अजर अमर सनातन है। ना अनाज उगना बंद होगा चाहे कल सारे बैंक एटीएम बंद हो जाओ, ना बारिश होनी बंद होए, ना पेड़ ऑक्सीजन देना बंद करें, ना पानी प्यास बुझाना बंद करें। मूल से जुड़ जाओ भाई। मैं उद्योगों का विरोधी नहीं, परंतु आविष्कार ऐसे करो जो मानवता की भलाई में हो, मानवता के विनाश में नहीं। जो तुम बड़े बड़े भोंपू चला के और जो टनों धुआं फेंकते हो ना आकाश में, और फिर किसान की पराली को दोष देते हो, जमींदार के हुक्के को दोष देते हो, ये मक्कारी है यार, ये नीचता बोलते हैं इसको। आज तुम उद्योगों का समर्थन कर रहे हो और फिर गाली दोगे किसान को जब दिल्ली में पोल्यूशन होगा, सांस नहीं ले पाओगे। आज तुम उद्योगों के समर्थन में हिजड़ा नाच रहे हो, तालियां पीट पीट के, छाती पीट पीट के, और जब सांस लेने लायक जमीन नहीं रहेगी, पीने लायक पानी नहीं रहेगा, दोष दोगे किसान के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को, तुम उसके हुक्के को, जमींदार के हुक्के को बताओगे पोल्यूशन का दोषी। दोगलापन बंद कर दो भाई। और भाई जितने मेरे किसान भाई हैं, लघु उद्योग वाले भाई हैं, जो अपना हाथ का काम करते हैं, उनको विकसित करो, आपस में लेन देन शुरू करो। कम से कम शहरों पे डिपेंडेंसी बनाओ, कम से कम मंडियों पे डिपेंडेंसी बनाओ, अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो भाई। मेरे से जो चाहिए, जो मेरी जितनी भी हैसियत में रहेगा, गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम के
आपस में एक दूसरे भाइयों से अपना संपर्क स्थापित करो, आपस में ब्रांड को लात मार के और अपने आप को ब्रांड बनाओ। ये जो झूठे ब्रांड है ना, इनको लात मारो। ब्रांड में जहर के अलावा कुछ नहीं। अमूल का दूध जहर, पेप्सी की पेप्सी जहर, कोका का कोला जहर, रामदेव का दूध जहर, रामदेव का घी जहर। जितने भी बड़े बड़े उद्योगों में बना हुआ सामान है ना, एक भी ढंग का नहीं। और किसी किसान ने टोक के देख लो। शहरों में क्रेज है, बताता हूं मैं। अगर घिया नुके देने, खेत की घिया टूट के पड़ते हैं मेरे भाई। तारे उद्योग की औकात है कि कोई घिया लेना ना चाहता तारी। अगर ये कह देना शहर की पतंजलि की लस्सी में से और गांव की बिलोनी की लस्सी में से एक को चुनना हो, 90% शहर वालों का सोच लेना क्या रहता है चुनाव। अरे एक डिलीवरी तो पैदा करनी है, एक संबंधी तो स्थापित करना है आपस में। जो काट दिया उन उद्योगों ने, क्या मुश्किल है। दिखावा तो भाई लेके बैठा कर। दिखावा तो मिठुन चक्रवर्ती एक चाकू लेके और 100 गुंडे मार दे, पर वो दिखावा है मेरे भाई, हकीकत नहीं होती। उसको देख के 100 चाकू लेके आप 100 गुंडों में नहीं कूद सकते। ये दिखावा है। तो ये जो अमूल, पतंजलि और जो ये बिग बाजार और फलाना ढिमका है ना, ये दिखावे हैं। किसान की जमीनें मत जाने देना। शहरों वालों से भी बोलता हूं ये बात। अगर ऐसा कोई मौका है कि लगे पास किसान की जमीन जा रही है, तो हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन किया था, पेड़ों से चिपक के पेड़ नहीं कटने दिए थे, गर्दनें कटवा ली थी, चिपको आंदोलन। तुम उनकी संतानों जरा याद करो, मत बेशर्मी पे उतरो। मत कहो कि पेड़ कटने दो, जंगल कटने दो, खेत बर्बाद होने दो। हर चीज पक्का होना ही विकास नहीं होता, विनाश ही है। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन ले रहे हो इन्हीं की, इन्हीं के सहारे जिंदा हो, इन्हीं के सहारे, पेड़ों के सहारे, प्रकृति के सहारे बारिश होती है, प्रकृति के सहारे धूप छांव चलती है भाई, प्रकृति के सहारे सांस चलती है। इनका उपकार उतारने का समय है, बेशर्मी से ये कहने का समय नहीं है कि हाँ 3.5 लाख एकड़ जंगल है तो काट दो। किसी ने लगाया 3.5 लाख एकड़ जंगल? वो कहने वाला आदमी, जो भी 2-4 आदमी कह रहे थे। उद्योग विकसित करने हैं मेरे भाई, अपने गांव में विकसित करो। छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे ब्रांड, और अपने छोटे छोटे भाइयों से ही सामान लेना शुरू करो। वहाँ आपको शुद्धता की गारंटी मिलेगी, आत्मीयता मिलेगी। किसान से घी लोगे ना, गारंटी देता हूँ भाई, कभी लेकर देखियो किसी से। और यही कारण है कि किसान का घी 1000 रुपये तक है, क्योंकि शुद्धता की गारंटी है। 2 किलो गटर का पानी खाने से अच्छा है भाई 1 घूंट गंगा जल पी लो। अगर 2 किलो घी नहीं खा सकते ना, रामदेव वाला 2 किलो खाना है, आधा किलो किसान का लेके खा लो। शरीर से पोल्यूशन को बाहर निकालेगा। जो भी मिनरल शरीर में चाहिए, जो विटामिन जो घुलते हैं वसा के अंदर, वो पूरी करेगा। जोड़ मजबूत रहेंगे, बेड कोलेस्ट्रॉल घटेगा। लेकिन ये रामदेव, अमूल, फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े जिन केले होगे ना, ये जहर के अलावा और कुछ नहीं देंगे तुम्हें। दिखावा मार देगा मेरे भाई, मार देगा। जितना हो सके आपस में लेना देना करो। भाईचारा जो था ना, वो बहुत बड़ी चीज थी। और अब लास्ट में एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। भाईचारा, ये 2 शब्दों से बना मेरे भाई, भाई और चारा। भाई जब ही रहेंगे जब तक चारा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। चारा खत्म, भाई खत्म। क्योंकि शहर वालों का, गांव वालों का, आपस का, आपसी जातियों का भाई और चारा खत्म हो गए। लोहार से हमारा मतलब खत्म हो गया, चारा खत्म हो गया। उससे फाड़ी नहीं बनवाते, दराती नहीं देते, उसके पास हमारे पास से अनाज नहीं जाता। तो भाई और चारा जो बीच का था ना, वो चारा खत्म हो गया, इसीलिए भाईचारा भी नहीं बचा। गांव से डायरेक्ट दूध आया करता था, हमने थैली लेनी शुरू कर दी, तो जो दूध वाला दूध ही आता था ना, उससे तुम्हारा भाईचारा था। बीच का चारा खत्म हो गया, भाई भी खत्म हो गया। भाई क्यों आएगा आपके पास? तो भाई आपस में लेन देन शुरू करो। ये बड़े बड़े ब्रांड के चक्कर में ना, विनाश
गुलामी, बर्बादी छुपी हुई है। अगर कुछ बचाएगा तो भाईचारा बचाएगा, और भाईचारा दो शब्दों से बना है, भाईचारा। आपस का चारा मत खोने दो, इस चारे को पुनर्स्थापित करो, एक ब्रांड बनाओ, एक ब्रिज बनाओ, आपस में एक व्यवस्था खड़ी करो कि आपस में इकट्ठे होकर काम कर सको। इतना ही मेरा कहना है। बाकी भाई नमस्कार, राम राम।